हो, असेंबली हो या पार्लियामेंट के हो, 5 बरस में एक मरतबा इंतखाबात होते हैं और अवाम अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करती है कि वो उनके नुमाइंदे बनकर ऐवान बल्दिया, ऐवान असेंबली व पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी करें। और हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक कई बल्दी इंतखाबात, कई असेंबली इंतखाबात और कई पार्लिमानी इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात में अवाम ने अपने पसंद के उम्मीदवारों को मुंतखब कर कर भेजा, इस तवक्को, इस उम्मीद के साथ भेजा कि उनके मसाइल, उनके दुख, उनके दर्द, उनकी तकलीफ की सही तर्जुमानी होगी और आवाज उठेगी और उनकी दुख तकलीफ को खत्म किया जाएगा। और ये भी जरूर कहूंगा कि जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर शहरी को वोट का हक दिया गया है और आज आपको और हमको न सिर्फ जमहूरियत को मजबूत करना है बल्कि जमहूरियत के मजबूती के साथ जो दस्तूर ने हमको हमारे हुकूक दिए हैं, इन हुकूक के लिए दायरे दस्तूर में रहते हुए जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए अपने हक को हासिल करना है। और सबसे अहम बात है कि आज हमारे पास सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वह ताकत हमारे अपने वोट की ताकत है। आज लोग समझते हैं कि क्या फायदा वोट डालने से, वोट डालने के बावजूद भी हमारा मुकद्दर नहीं बदला, हमारा नसीब नहीं बदला, हमारी बस्तियां नहीं बदली, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन इस चीज को याद रखो कि इसके कसूरवार वोट नहीं है बल्कि इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो सिर्फ वोट के वक्त हमारे दर पर, हमारे दरवाजे पर, चौखट पर नाक लगड़ते हैं, वोट हासिल करते हैं, इख्तिदार के कुर्सियों को हासिल करते हैं और उसके बाद हमें भूल जाते हैं। ऐसे लोगों की वजह से आज जमहूरियत न सिर्फ कमजोर हो रही है बल्कि जमहूरियत पर से एक अमन पसंद, तरक्की पसंद, हुब्बुल वतन शहरी को मायूसी हो रही है। और आज मैं ये बात आपसे कहने के लिए आया हूं कि खुदारा अपनी वोट की अहमियत को समझो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर कहीं पर पेट्रोल की दौलत से नवाजा है, कहीं सोने की दौलत से नवाजा है, कहीं पर टेक्नोलॉजी की दौलत से नवाजा है, कहीं पर साइंस की जहन से नवाजा है, तो याद रखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको और मुझको इस मुल्क में बेबस नहीं रखा, मजबूर नहीं रखा। हमको भी एक बहुत बड़ी ताकत दी है और वो ताकत क्या है? वो ताकत हमारे वोट की ताकत है। हमको इस बात को समझना होगा। कई लोग कहेंगे कि वोट की ताकत क्या है, कुछ नहीं है कहेंगे। मेरे भाई, इस चीज को न भूलो कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम
नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान बने, भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत मिली, तो कितने फीसद वोट मिले इनको? जितने वोट पोल हुए, गिरे, उसमें से 31% वोट बीजेपी और नरेंद्र मोदी को मिले। कितने? 31%। और 31% वोट को अगर हम तादाद में, नंबर्स में तब्दील या कन्वर्ट करेंगे तो कितने वोट होते हैं? टोटल पोल वोट्स का 17 करोड़ वोट ली बीजेपी। सुनो तवज्जो से, कितने वोट? 17 करोड़। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर जाकर देखिए, 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी कितने वोट ली, कांग्रेस कितने वोट ली, आपको मिल जाएगा। 17 करोड़ वोट लेकर नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान बन सकता है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इस मुल्क में आपकी तादाद कितनी है? पूरे हिंदुस्तान में कितनी है? जोर से बोलो, कितनी है? तो आप बताओ, वो 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बन सकता है, तो क्या हम इस मुल्क के मुकद्दर के मालिक नहीं हो सकते? बेशक हम बादशाह नहीं, लेकिन बादशाहगर का मौक़िफ़ हमारे हाथ में है। अगर हम मुनज़्ज़म हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे, अपने वोट की अहमियत को समझेंगे और हक परस्तों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो दिल्ली के तख्त पर कोई भी नहीं बैठ सकता जब तक कि हम न कह दें कि जा बैठ जा, उस वक्त तक नहीं बैठ सकता। इस बात को समझो, इस बात को समझो, तुम्हारी ताकत क्या है। अरे हमारा इंतशार हमको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हिंदुस्तान में हर एक की आवाज है, हर किसी की आवाज है। अगर किसी की आवाज नहीं तो सिर्फ हमारी आवाज नहीं। आप बताओ ये क्यों हुआ? क्या हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बड़ा अलमिया मैं कहूंगा अगर कुछ है तो नरेंद्र मोदी का कामयाब होना और वजीर आजम बनना है। तो दूसरा सबसे बड़ा सोचने की बात है कि उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट का मुंतखब नहीं होना, यह भी एक लम्हे फिक्र है। तो तीसरी अहम बात है कि आसाम में जहां पर करीब 40% अक़लियतें हैं, लेकिन वहां पर भी आज बीजेपी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। तो इसकी वजह क्या? इसकी वजह यही है कि हमारे सफ़ों में इत्तेहाद नहीं, हमारे पास इत्तेहाद नहीं। इस वजह से हमको गैरों की चौखटों पे खड़ा रहना पड़ता है, गैरों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है और गैरों की झिड़कियों और धुतकारों को सहना पड़ता है। क्यों गैरों के पास जाएं? क्यों ना हम अपने सफ़ों में इत्तेहाद को पैदा करें, अपनी ताकत के जरिए अपने मसाइल को हल करवाएं। यही है जो आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में आवाम के सामने कह रही है। आज इनको बुरा दिखता है कि मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस ऐसी कर रही, मजलिस वैसी कर रही। अरे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक हकीकी नुमाइंदे की तरह आपके दुख, आपके दर्द, आपके तकलीफ को समझती है और इसको समझकर मजलिस ने अपने सफर का आगाज ऐसे वक्त में किया था जब हम तबाह हो चुके थे। यहां नौजवान खड़े, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मजलिस की तारीख क्या है।
सल्तनत आसिरजाई का खात्मा हुआ, निजाम की हुकूमत खत्म हुई, सरजमीन दखन के गयूर मुसलमानों को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया, हमारा तख्त लुटा, ताज लुटा, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, सब तबाह बर्बाद हुआ। और उसके बाद हम उठकर खड़े हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जब हैदराबाद का दौरा किया था हिंदुस्तान की आजादी के बाद, तो हैदराबाद स्टेट की तबाही और बर्बादी को देखकर कहा था कि हैदराबाद की तबाही और बर्बादी एक ऐसा नासूर है जिसे मैं अपने साथ अपनी खबर में ले जा रहा हूं। क्या आपको मालूम, हैदराबाद स्टेट में पुलिस सेक्शन हुआ था। यह जालना, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, रायचूर, गुलबर्गा, बीदर, उमरगा, हैदराबाद, यह औरंगाबाद, ये सारे इलाके आग की लपेट में थे। नेहरू ने पंडित सुंदरलाल की एक कमेटी बनाई, तो पंडित सुंदरलाल की कमेटी ने कहा कि हैदराबाद स्टेट में 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। 1.5 लाख। तो गौर करो मेरे भाई, 1.5 लाख की तादाद में लुटने, पिटने, मरने, जलने वालों ने आज उठकर अपने सर पे मंडलाने वाले बादलों को उचक्कर हटाना सीखा है। तो कैसे सीखा है? सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद की ताकत की वजह से। यही है। मुझे याद आता कश्मीर के मीर वाइस, हुर्रियत अलायदगी पसंद के लीडर, वो हैदराबाद आए थे। आकर मुझसे मुलाकात करें, हमारे काम को देखा, हमारे दफ्तर को देखा, हमारे कॉलेजेस को देखा, हमारे दवाखानों को देखा, हमारे स्कूल्स को देखा, सब कुछ देखा और कहा कि अकबर भाई, मेरा एक सवाल है, आपसे बताइए। कहा कि अकबर भाई, इतनी तबाही, 1.5 लाख में लुटे, पिटे, कटे, तख्त लुटा, ताज लुटा, जागीर लुटी, महलात वीरान हुए, आपकी ड्योढ़ियां खत्म हो गई। फिर उठकर ये कैसा आपने किया कि इतना बड़ा दफ्तर, इतना बड़ा दवाखाना, इतने बड़े कॉलेजेस, इतने बच्चों के तालीम का इंतजाम, इतने गरीबों का इंतजाम, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं मुस्कुराकर खामोश रहा। तो वो फिर से मुझसे पूछे, नहीं अकबर भाई बताइए। तो मैंने उनसे पलट कर कहा कि मीरवाइज साहब, याद रखो, दुनिया में अगर तुमको कुछ हासिल करना है और अपने खोए हुए वक़ार को हासिल करना है, तो याद रखो कि तुमको सबसे पहले इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए जो हमने तवज्जो दी थी। उन्होंने कहा क्या थी? मैंने उनसे कहा, हम तख्त लुटाए, हंसते हंसते लुटाए, ताज लुटाए, हंसते हंसते लुटाए, जागीर लुटाए, हंसते हंसते लुटाए, इस्मत लुटी, आबरू लुटी, सुहाग उजड़ा, लेकिन हम रोते नहीं रहे, चिल्लाते नहीं रहे। क्यों? कि हमारी नजर में तख्त व ताज, इस्मत व आबरू, इज्जत, जमीन, जायदाद, हीरे, मोती, सबसे बढ़कर अगर कुछ है तो वो ईमान है। हमने तख्त लुटाया, ईमान को बचाया। हमने ताज को लुटाया, ईमान को बचाया। इज्जत को लुटाया, ईमान को बचाया। आबरू को लुटाया, ईमान को बचाया। जमीन को लुटाया, ईमान को बचाया। और उसी ईमान से बनी जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आपके पास आई है तो सिर्फ जज्बाती तकारीरें, जज्बाती नारे देने के लिए नहीं आई है, बल्कि अमली तौर से काम करने के लिए आई है। और हम काम कर रहे हैं। लोग बोलेंगे
कि आप क्या करने वाले हैं। अरे हम कोई नया फॉर्मूला लेकर नहीं आए मेरे भाई, हम सिर्फ और सिर्फ आंध्रा, तेलंगाना, वो हैदराबाद के कामयाबियों का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को लेकर आपके दरमियान में आए। और वो फॉर्मूला सबसे पहले क्या कहता है कि अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। मसलक, मकतब, अकायद के झगड़ों से निकल जाओ मेरे प्यारे भाइयों। खुदारा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है तो मसलकी इख्तिलाफ है, अकायद का इख्तिलाफ है। हम खानों में बढ़ गए, इसलिए आज दुश्मन आसानी से हम पर वार कर रहा है। अगर हम एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे, इत्तेहाद को पैदा कर लेंगे तो दुश्मन हम पर कभी भी किसी भी मंसूबे को रूबे अमल लाने में कामयाब नहीं होगा। खुदारा इस बात को समझो। अरे आज हमारी इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी तादाद, लेकिन हमारी आवाज नहीं। तो इस पे गौर करना है आपको। और आज 70 बरस से बताओ मेरे भाई, क्या आपने नेहरू का साथ नहीं दिया? बताओ क्या आपने लाल बहादुर शास्त्री का साथ नहीं दिया? बताओ क्या आपने इंदिरा गांधी का साथ नहीं दिया? बताओ क्या आपने राजीव गांधी का साथ नहीं दिया? बताओ क्या आपने वीपी सिंह का साथ नहीं दिया? बताओ क्या आपने मोरारजी देसाई का साथ नहीं दिया? बताओ क्या आपने देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर का साथ नहीं दिया? बताओ क्या आपने नरसिम्हा राव का साथ नहीं दिया? अरे आपने हर एक का साथ दिया, लेकिन किसने आपका साथ दिया, ये मेरा आपसे सवाल है। क्या किसी ने आपका साथ दिया? क्या किसी ने कुछ किया? अरे आज अगर हम आए हैं तो क्यों आए हैं कि सारे नाम निहाद सेकुलरिज्म का मखौटा पहनकर धोखा देने वाले ये कांग्रेसियों, एनसीपी के धोखेबाजी के खिलाफ, उनके नाइंसाफी के खिलाफ हम आए हैं आज आपके दरमियान में। इन्होंने क्या किया आज आप बताइए। हमने हरक के साथ दिया, अगर हमने गांधी खानदान का साथ दिया तो हमने बहुजन समाज पार्टी का भी साथ दिया, मायावती का साथ दिया, ममता का साथ दिया, कम्युनिस्टों का साथ दिया, हमने लालू का साथ दिया, मुलायम का साथ दिया, लेकिन हमको मिला क्या, मैं पूछना चाहता हूं। 70 बरस की आजादी के तारीख में 50,000 फिसादात हमको मिले। कभी जलता हुआ भिवंडी मिला तो कभी जलता हुआ मुरादाबाद मिला, कभी जलता हुआ अहमदाबाद मिला तो कभी हाशमपुरा मलियाबाद का फिसाद मिला, कभी अजमेर का फिसाद मिला तो कभी रोड किला का फिसाद मिला, कभी भोपाल का फिसाद मिला तो कभी हैदराबाद का फिसाद मिला, कभी गुजरात का फिसाद मिला तो कभी मुजफ्फरनगर मिला, कभी गोधरा मिला। अरे 50,000 फिसादात मिले और इन फिसादात में हजारों लाखों की तादाद में कत्लेआम मिला, इज्जतों इस्मतों का लुटना मिला। और क्या मिला? मुंबई में भी फिसाद हुआ, वो भी आपके सामने। लेकिन आप बताइए कि गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट, श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट, भिवंडी की रिपोर्ट, गुजरात की रिपोर्ट, अरे हमको सिर्फ रिपोर्ट पे रिपोर्ट मिली, लेकिन हमारा रिपोर्ट कार्ड कभी नहीं बदला। क्या बदला बताओ? अरे आप बताइए। सच्चर कमेटी, गोपाल सिंह कमीशन रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा कि सबसे पिछड़े हुए, सबसे कमजोर
सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। तो आप बताइए, तालीम के मैदान में हम सबसे पीछे, रोजगार के मैदान में पीछे, बस्तियों में हमारी बुनियादी सहूलतें अगर मुहैया करना है तो उसमें भी पीछे। हमारे बस्तियों में बैंक नजर नहीं आते, पुलिस स्टेशन ज्यादा नजर आते हैं, हमको कर्ज नहीं मिलता, बेरोजगार हैं। तो आप बताइए, क्या यह इंसाफ हुआ? क्या हमारे वोट का हक हमको मिला? क्या मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। आप बताइए कि आज ये लोग कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। अरे मेरे पास आदाद और शुमार है, मैं सिर्फ तकरीर नहीं कर रहा हूं बल्कि हक बयान कर रहा हूं। 15 बरस तक कांग्रेस एनसीपी महाराष्ट्र में थी, क्या आपको रिजर्वेशन नहीं दे सकती थी? आप बताइए, 15 बरस में क्या रिजर्वेशन दिया? जाते जाते बस एक 4 जुमले लिखकर चले गए, वो कोर्ट में टिक भी नहीं सका। क्या ये इंसाफ है? आप बताओ कि आज हम कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी की नाइंसाफी पर आवाज उठाने के लिए यहां खड़े हैं तो इनको बुरा दिखता है। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की वजह से आए। अरे हम किसी की वजह से नहीं आए हैं, हम आए हैं तो सिर्फ अपने भाइयों को इंसाफ दिलाने आए हैं। हम आए हैं तो अपने भाइयों को उनका हक दिलाने आए हैं। हम आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी शान, आपकी शौकत, आपका अज़्म, आपके इरादों को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम अपने लिए नहीं आए। आप बताइए, मैं जिस रियासत से आया हूं, मैं भी एमएलए हूं 20 बरस से, 20 बरस से एमएलए हूं मैं। हमारी रियासत आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना में, वहां पर माइनॉरिटीज कितने, मुसलमान कितने, आपको सुन के हैरत होगी। मेरे रियासत तेलंगाना में सारे मुसलमानों की आबादी 50 लाख है। कितनी? 50 लाख। लेकिन हमारे 7 एमएलए हैं। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 1,30,00,000 है। कितनी? 1,30,00,000। वहां 50 लाख, यहां 1.5 करोड़ के करीब। वहां बजट कितना माइनॉरिटीज का? वहां का बजट 1,200 करोड़ का बजट है, अक़लियतों का, मुसलमानों का। यहां पे क्या है? कांग्रेस के दौर में अगर मैं 2008 और 9 से लाऊं, 2008 और 9 में माइनॉरिटीज का बजट 162 करोड़, 9 और 10 में 206 करोड़, 10 और 11 में 238 करोड़, 11 और 12 में सिर्फ 175 करोड़, 12 और 13 में 175, 13 और 14 इलेक्शन का साल था तो बजट को बढ़ाकर 280 करोड़ करा गया। 280 में कितना खर्च हुआ? सिर्फ 80 करोड़ खर्च हुए। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप के नाम से क्या किसी को स्कॉलरशिप मिली? यहां इतने नौजवान हैं, इनमें से एक भी हाथ उठाकर बता दे मुझे, क्या मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्या किसी एक बच्चे को मिली? यहां पे आप बताओ। आज लोग पूछते हैं मजलिस क्या करी, क्यों आई है? अरे हमारे पास हमारे इत्तेहाद की ताकत, मजलिस की ताकत, कि आज वहां पे मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात भी है नौकरियों में और तालीम में। क्या आपके पास है? नहीं है। बजट 100 या 200 करोड़ और हमारे पास
1200 करोड़ का बजट, ये काम है हमारा। और फिर ये भी कहूंगा कि कोई भी मुस्लिम लड़का एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, लॉ, एमबीए, बिजनेस मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी या जो भी कोर्स करना चाहता है, जो भी कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर जाता है। जितनी भी फीस है 1 लाख या फिर 70,000 या 50,000 भी हो, तो सारी की सारी फीस हुकूमत अदा करती है मुस्लिम बच्चों की। क्या ऐसा कुछ है? क्या ऐसा कुछ महाराष्ट्र के कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादियों ने दिया आपको? अरे हमने यह हासिल किया। और भी बताऊं कि कोई भी गरीब मुस्लिम बच्ची की शादी होती है तो वह राशन कार्ड, आधार कार्ड, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सर्टिफिकेट सबमिट करता है शादी के रुखे के साथ, तो 51,000 रुपया उस लड़की के मां के अकाउंट में आता है उस गरीब बच्ची की शादी के लिए। ये कौन करवाए? ये मजलिस करवाए। क्या कोई कांग्रेस, एनसीपी या समाजवादी का मुसलमान ने किया? अरे आज हमने ये काम किया। सुनो नौजवानों, यहां खड़े हैं नौजवानों, अगर कोई नौजवान ग्रेजुएट है, मास्टर्स करना चाहता है, बी करा है, एमई करना चाहता है या ग्रेजुएशन करा है, बिजनेस का मास्टर्स करना चाहता है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूके में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अफ्रीका में अगर करना चाहता है तो वह आईएलटीएस का एग्जाम, टोफल का एग्जाम पास करे, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद लेटर स्टेट गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में दाखिल करता है। दाखिल करने के बाद हमारी हुकूमत की तरफ से वो बच्चा जो लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ना चाहता है, उसको प्लेन का टिकट, हॉस्टल के पैसे और 20 लाख रुपया दिया जाता है मास्टर्स करने के लिए। क्या कांग्रेस, एनसीपी या समाजवादियों ने ऐसा कुछ आपको दिया? क्या किया है ऐसा? सुनो, और एससी, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के खुसूसी इख्तियारात हैं दस्तूर में, मालूम ना आपको? वो तो यहां हो गए एससी एसटीज भी है ना? एससी एसटीज को डायरेक्ट बैंक से लोन दिया जाता है, सही है ना? एससी एसटी सप्लान होता है, सही है ना? होता है। और तालीम के लिए एससी एसटीज को बुक्स दिए जाते हैं, उनके बस का पास दिया जाता है। एससी एसटीज को हॉस्टल चार्जेस दिए जाते हैं, सही है ना? मेस चार्जेस दिए जाते हैं, कॉस्मेटिक चार्जेस दिए जाते हैं, सब कुछ देते हैं। मैं आज फख्र से कह सकता हूं कि जो सहूलतें एससी एसटीज को दिए जाते हैं तालीम में, वो सारी की सारी सहूलतें रियासत तेलंगाना, जहां से मैं आया हूं, मुसलमानों को भी दिए जाते हैं। क्या ऐसा काम कांग्रेस, एनसीपी या समाजवादियों ने किया है? फिर आप क्यों नहीं पूछते उनको? आज हम आप के दरमियान में आए हैं तो वोटों के लिए नहीं, हम हारो या जीतो, हमको इस बात की परवाह नहीं है, मगर हम ये बातें आपसे कहकर आपके मालूमात में इजाफा करने आए हैं, ताकि कल को कोई कांग्रेस, एनसीपी या समाजवादी का खंडवा डाल के आए तो उसके खंडवे को उसकी गर्दन में तंग कर देना और बोलना चाहिए दो। ये बोलना उनसे। आप बताओ मेरे भाई, आज हमारे रियासत में, जहां से मैं आया हूं,
200 मुस्लिम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बन रहे हैं और वो स्कूल में फर्स्ट से लेकर 10 तक रहना, खाना, पानी, कपड़े, पॉकेट मनी सब बच्चे को लाओ स्कूल में छोड़ दो। पहली जमात से 10वीं जमात तक हुकूमत मुसलमान बच्चों को इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम में तैयार करती है। तो मैंने कहा कि हमारे बच्चों को सिर्फ दुनियावी नहीं दीनी तालीम भी देना। तो हमारी हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत, वो रेजिडेंशियल स्कूल में जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको दीनी तालीम भी दे रही है, कुरान भी पढ़ा रही है। क्या ऐसा काम कुछ हुआ महाराष्ट्र में? क्या कांग्रेस एनसीपी वालों ने किया? अरे ये लोग सिर्फ आपके वोट लेते रहे। महाराष्ट्र में 4900 उर्दू मीडियम के स्कूल हैं। आपके इस इलाके में मराठी उर्दू के 6 स्कूल बंद हो गए, सही है ना? 6 स्कूल बंद हो गए और 4900 स्कूल में सिर्फ 343 स्कूल में कंप्यूटर लैब है उर्दू मीडियम में। सुनो मेरे भाई, वो लोग जो हमारे वोट लेते हैं क्या दिया? 1225 स्कूलों में उर्दू मीडियम में फर्नीचर नहीं है। 1225 स्कूलों में उर्दू मीडियम के महाराष्ट्र में फर्नीचर नहीं है। 4900 स्कूलों में से 500 स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उर्दू मीडियम के स्कूल में। 1000 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट भी नहीं है उर्दू मीडियम के। क्या ये है? क्या इस वास्ते आपने इनको वोट दिया? आप बताइए। चलो और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस एनसीपी के दौरे इख्तिदार में 15 बरस के इख्तिदार में 5 बरस अगर निकाल लें तो 10 बरस के इख्तिदार में 333 अमवात हुए हैं। कितने? 333 और ये मौत कहां हुई? पुलिस के हाथ हुई। कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं 333 कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं। इसमें 225 मुसलमान और दलित हैं। हाई कोर्ट ने कहा, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि क्या बात है कि सिर्फ एक ही मजहब के मानने वाले मर रहे हैं जेलों में। हाई कोर्ट ने कहा और इसके बावजूद भी कांग्रेस एनसीपी खामोश। क्या इस वास्ते हमारे वोट लिए कि हमारे बच्चों को जेलों में मार डालो और हमें क्या खामोश? बच्चे मर रहे हैं, पढ़ने के लिए किताबें नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, रहने के लिए घर नहीं, और फिर भी हम इनको वोट देते रहे। अरे आप बताओ, क्या हमारी जान जान नहीं? क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं? हमारी बस्तियां बस्तियां नहीं? हमारी इज्जत इज्जत नहीं? हमारी आबरू आबरू नहीं? हमारा खून खून नहीं, तुम्हारा खून खून है और हमारा खून पानी है क्या? यही मैं पूछने आया हूं। यही बात है। अरे आप बताओ मेरे प्यारे भाइयों, सुनो, कांग्रेस एनसीपी वालों से सवाल करो। जुमला मुस्लिम ग्रेजुएट महाराष्ट्र में कितने होते हैं मालूम आपको? हमारे कितने बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं? आपको सुन के अफसोस होगा और शर्म भी आएगी कि हमने कैसे बेईमानों का साथ दिया। कितने मालूम आपको? 2.4%। कितने? 100 बच्चों में से सिर्फ 2.5 से 3 बच्चे ग्रेजुएट बन रहे हैं हमारे घरों से।
क्या ये इंसाफ है? अरे ये तो है, लड़कियां कितनी बन रही हैं? 100 बच्चियों में से सिर्फ 1.4 मतलब 1.5 बच्ची, एक बच्ची और आधा लड़की ग्रेजुएट बनती है। क्या ये इंसाफ है? अरे मैं पूछना चाहता हूं आपसे, महाराष्ट्र के बैंकों से कितना कर्ज दिया मुसलमानों को? आपके सुनकर हैरत होगी कि 3% मुसलमानों को भी कर्ज नहीं मिला। क्या मिला आपको किसी को? अरे फिर ये एनसीपी कांग्रेस वाले सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। अरे आज कई मुसलमान ऐसे हैं जिनकी रोजाना की कमाई सिर्फ 500 रुपया है। क्या बताइए, क्या ये इंसाफ है? आज हम ये बातें लेकर आए हैं तो इनको बुरा दिखता है। कई मुसलमानों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। क्या ये बात सही है या गलत है? बताओ। इस मजमे में कई लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। सही है नहीं है? बताओ। आप बताओ, हमको राशन भी नहीं मिलता, राशन का कार्ड भी नहीं मिलता, मगर हम 70 बरस से ऐ बेईमानो तुमको और देते आए हैं। ये बात गलत है या सही? बताइए। कि आज हम ये बातों को आपके सामने रखते हैं तो इनको बुरा दिखता है और हम खराब दिखते हैं। अरे आज मैं अगर यहां खड़ा हूं तो इख्तिदार की लालच में नहीं, इज्जत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, बल्कि मैं यहां खड़ा हूं तो अपने लिए और अपने भाई, अपने बहन और अपने बुजुर्गों के लिए इंसाफ मांगने खड़ा हूं। मैं आज यहां खड़ा हूं तो मैं अपने हक के लिए नहीं, मैं अपने घर वालों के हक के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं। अरे आप बताइए कि आज एशिया का सबसे बड़ा स्लम अगर कोई है तो वो धारावी का स्लम है, और इस धारावी के स्लम में सबसे ज्यादा रहने बसने वाले अगर कोई है तो वो मुसलमान है, दलित है। क्या दलितों के साथ इंसाफ हुआ? आप बताइए। बीफ बैन के नाम पर कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया गया। बीफ बैन लाए, यहां पे कई घरों में टेनरिंग का काम होता है, पर्सेस बनते हैं, रोजगार आता है। अरे मैं आपसे ये भी कहूंगा, मेरे धारावी के मुसलमानों से, मेरे धारावी के हिंदुओं से, मेरे धारावी के दलितों से, धारावी के तमिल बोलने वालों से, तेलुगु बोलने वालों से, सबसे कहूंगा कि अगर आप कुछ हुकूमत से मांग रहे हैं तो आप भीख नहीं मांग रहे हैं। अरे आप पलट के जो दे रहे हैं उसमें से हिस्सा मांग रहे हैं। यहां धारावी में लेदर का काम है, धारावी में गारमेंट का काम है, यहां धारावी में पापड़ बनाने का काम है, यहां धारावी में अगरबत्ती का काम है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है यहां पे। कितने इंडस्ट्रीज हैं? 100 इंडस्ट्रीज हैं, हजारों इंडस्ट्रीज हैं। और यहां पर धारावी में जो कारोबार होता है तो कितने का होता है? सालाना 10,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है धारावी में। जब इतना बड़ा काम हो रहा है, कारोबार हो रहा है, तो पलटकर धारावी को देना क्यों इनको गवारा नहीं? ये हमारा सवाल। क्यों आज जिस तरीके से कोरला को डेवलप किया गया, धारावी को क्यों डेवलप नहीं किया जाता?
क्या मुतालबा है आपका? रेजिडेंशियल में 500 स्क्वायर फीट, राइट? कमर्शियल में जितना है, लेकिन ये देना नहीं चाहते। क्यों देना नहीं चाहते? मुंबई का बजट है, कितने का बजट है मुंबई का? मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 37,052 करोड़, और ये 37,000 करोड़ के बजट में पूरे मुंबई के स्लम्स को डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपया। आप बताइए, क्या 200 करोड़ से कुछ हो सकता है पूरे मुंबई का? अरे आज मजलिस अगर आएगी तो हम मुतालबा करेंगे कि कम से कम मुंबई के स्लम्स के डेवलपमेंट के लिए 37,000 करोड़ के फंड में कम से कम 5,000 करोड़ रुपया स्लम डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। मजलिस मुतालबा करेगी कि जब धारावी 10,000 करोड़ रुपया दे रही है तो सालाना धारावी के डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ का पैकेज का ऐलान हो धारावी के लोगों के लिए। हम ये मुतालबा करेंगे। हम सिर्फ तकारीरें नहीं करते बल्कि काम करते हैं। आज आप बताइए कि कितने बीफ बैन के बाद 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ लेदर इंडस्ट्री में। कितने लेदर का काम होता था, जितना भी काम होता था वो काम ठप हो गया। अरे हम बीफ बैन की तकलीफ से उभर ही रहे थे कि नोटबंदी आ गई, और नोटबंदी में फिर 4,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा गरीबों को। क्या सही है या गलत? अरे आप बताइए कि आज करीब 1.5 लाख धारावी के लोग रोजगार से महरूम हो गए। ये बीफ बैन, नोट बैन की वजह से। आप बताइए कि जितना लेदर का जो काम है 90% काम महाराष्ट्र का, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा धारावी से आता है, गारमेंट्स का, दूसरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन आज इनको गरीबों को तबाह बर्बाद किया जाता है और कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, आपको सुन के हैरत होगी कि टाटा रिसर्च की टीम ने कहा कि 50% धारावी के अनऑर्गेनाइज जो घरों में छोटा मोटा काम करते हैं, कुछ मशीन डाल के बनाते हैं, उनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो कैसा काम होगा? ना बैंक अकाउंट खुलता है, ना बैंक आता है, ना कर्ज मिलता है। अरे हम इज्जत से जी रहे हैं तो ये लोग इज्जत से जीने भी नहीं दे रहे। आज ये सारी तकालीफें और इन तकालीफों बयान करने के लिए आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज हक़ाइक़ को आपके सामने रख रही है। आज हमको तो खर्च नहीं मिलता, लेकिन आज कॉरपोरेट जो है, रिलायंस, अदानी, ये अंबानी, ये वीडियोकॉन, ये जिंदल, जीएमआर, जीवीके एयरपोर्ट, इनको तो जितना चाहे उतना कर्ज मिलता, गरीब को कर्ज नहीं मिलता। आप बताइए कि कॉरपोरेट डेट जो है, कॉरपोरेट कर्ज जो है, वो आज कितना ज्यादा आगे चला गया। 8 लाख करोड़ के कर्जेजात ऐसे हैं जो डूबने वाले हैं। माल्या लेके भाग गया,
वो ललित मोदी वो भी लेके उड़ गया, सब लेके उड़ रहे हैं और सता रहे हैं तो गरीबों को। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अरे यही है, आपको सुन के हैरत होगा कि 250 टॉप जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो कर्ज में डूबे हुए निकल ही नहीं सकते। आपको यह भी बताऊं कि अंबानी को कितना कर्ज मिला, आपको मालूम? आपको तो नहीं मिला, दलित भाई को भी नहीं मिला, मगर अंबानी को 1,25,000 करोड़ का कर्ज मिल चुका है। उसको 1,25,000 मिल जाते हैं और हमको 25,000 भी नहीं मिलते। ये है अनिल अग्रवाल कंपनी, वेंडेटा ग्रुप। इनको कितना कर्ज मिला? 1,03,000 1,03,000 करोड़ का कर्ज। एसआर ग्रुप ब्रदर्स 1,01,000 करोड़। गौतम अदानी को मोदी हुकूमत आने के बाद और 1 साल पहले से कितना मिला? 96,000 करोड़ मिल गए। 96,000 मिस्टर मोदी ने खुद अदानी को बोलकर सिफारिश कर कई करोड़ों का कर्ज दिलाया। किसके लिए दिलाया? ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग करने के लिए। आप बताइए, मनोज गौर जेपी ग्रुप 75,163 करोड़ का लोन मिला। जिंदल 58,171, जीएमआर 47,000, लैंडको 47,000। ये मुंबई का एयरपोर्ट है ना, जीवीके है ना, इनको कितना कर्ज दिए मालूम? 33,933 करोड़। आप बताइए, उनको तो कर्ज मिलता है, हमको नहीं मिलता, गरीब को नहीं मिलता। आज यही बातें हैं जो हम लेकर आए हैं, आपको बता रहे हैं, बेदार कर रहे हैं कि आज ये मुल्क में सिर्फ और सिर्फ धोखा और बेईमानी की सियासत हो रही है। दलितों के साथ धोखा, मुसलमानों के साथ धोखा, हर एक के साथ धोखा। अरे आज हम इसी धोखे को बयान करने आए हैं। बीफ बैन करे तो क्या बीफ हिंदुस्तान से जाना कम हो गया? अरे करोड़ों रुपए का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है? 24 लाख टन बीफ हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। बीफ यहां खाने को नहीं है, नहीं खा सकते, बैन है, लेकिन बाहर वालों को खाने को भेज रहे हैं। अरे आप बताओ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद 24% बीफ बाहर जाने में इजाफा हुआ। वाह, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। गौ रक्षक, अरे गौ रक्षक कहाँ हो? गौ रक्षक कहाँ हो? गाय कटती है, बीफ बुलक ये कटता है तो उसमें एतराज। कैसा बीफ मीट था, मार दे रहे, घर में जला दे रहे, मुंह में गोबर डाल रहे। मैं बोल रहा हूं, गौ रक्षकों, इतना 24 लाख टन बीफ हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी के साथ भी वही सलूक करोगे जो अखलाक के साथ किया, या फिर एक दलित के साथ किया? गौरक्षक के नाम पर आकर मारते हो, पीटते हो,
क्या ये इंसाफ है? कहां है तुम्हारा? अरे आज हम यही सवाल कर रहे हैं तो इनको बुरा दिखता है। एक तरफ ये कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी जैसे सेक्युलरिज्म के ठेकेदार बैठे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान भारत माता के सुपुत्र बैठे हैं जो नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देते हैं। मेरी वफादारी मैं जानता हूं, मेरी वफादारी या मेरी इस मुल्क से मोहब्बत का सर्टिफिकेट देने का इख्तियार ना नरेंद्र मोदी में है, ना मोहन भागवत में है, ना बीजेपी में है, ना आरएसएस में, ना मेरे सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट देने का इख्तियार ना किसी गांधी के पास है, ना किसी पवार के पास है, ना किसी यादव के पास है, ना किसी लालू के पास है, ना किसी बनर्जी के पास है। अरे आज हम अपने हक के मुतालबे के लिए जिद्दोजहद करते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे आप बताइए कि इन्होंने हमको क्या दिया? 70 बरस में क्या किया आपके सामने है, और फिर 2014 से आज तक क्या हुआ? मैं यहां खड़े इस मजमे से सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि हमने तो गुजरात के कातिलों को वोट नहीं दिया ना, नहीं दिए ना। हम अपने कातिलों को कभी वोट न दिए थे, न कभी देंगे। मगर मेरा सवाल है जिन लोगों ने मोदी को वोट दिया, मेरा उनसे सवाल है, किस लिए वोट दिया? किस लिए वोट दिया? करप्शन के लिए दिया, रोजी रोटी के लिए दिया, लाइट के लिए दिया, यही थे ना बातें। मोदी साहब, मिस्टर मोदी ने बयान दिया, कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, बोले ना, करप्शन का खात्मा करेंगे, स्विस बैंक में ब्लैक मनी है लेकर आएंगे, सबके खाते में 15 लाख डालेंगे। 15 लाख डालना तो छोड़ो, हमारे 15,000 दिन में नहीं निकाल सक रहे। सही है ना? आप देखो अदाकारी, इलेक्शन से पहले बोले, क्या क्या नहीं बोले, रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, सबका साथ, सबका विकास, तब